नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 15 नवंबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर चर्चा की जाएगी और उन्हीं आलेखों से संबंधित मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्नों पर भी हमारी चर्चा होगी। इन प्रश्नों से संबंधित उत्तर संरचना को भी हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आज के सत्र के हम विषयों को देख लेते हैं। पहला हमारा विषय होगा एक नियमित मामला या नियुक्ति में सजा। यहाँ पर वर्तमान में उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण हुआ है उसके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। दूसरा विषय होगा सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाना। और जैसे जैसे ऑनलाइन का तंत्र बढ़ता जा रहा है, खासतौर से कोविड-19 के बाद ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति ज़्यादा विस्तृत हुई है। इस कारण से इसको सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराना ये भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरा विषय होगा अफगान मामले में वापसी। अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत की स्थिति वहां पर बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन वर्तमान में स्थितियां इसके लिए अनुकूल दिख रही हैं। इसी संदर्भ में आलेख में चर्चा की गई है। चौथा विषय हम देखेंगे भारत की कोविड-19 लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ से सीखना। यानी कोविड-19 की हमारी लड़ाई में जिन जिन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कार्य अच्छे हुए हैं और जहां पर लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए जो सुरक्षित वैक्सीन का रास्ता है उस पर आसानी से ले जाने में सफलता प्राप्त हुई है, उन मॉडल को भारत के अन्य जगहों पर भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस रूप में जो सफलताएं हैं वो भविष्य के लिए महामारी की जो तैयारी है उसकी प्रक्रिया में एक बड़ा आधार बन सकती हैं। एक हारा हुआ कारण, यहाँ पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़ी कार्रवाई में बड़ी संख्या में नक्सलवादियों को मार गिराया गया है। इस आधार पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में नक्सलवाद की जो स्थिति है उस पर काफी तेजी से नियंत्रित करने की जो स्थिति है वो लगभग दिख रही है। उसी आधार पर आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। अंतिम रूप में मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन पर और साथ साथ उनकी जो उत्तर संरचना है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला यहाँ पर जो आलेख है वो लिया गया है पेज नंबर 7 पर, और ये जीएस पेपर 2 में राज्य व्यवस्था के साथ में संबंधित है। ए रूटीन मैटर और ए पनिशमेंट पोस्ट। वर्तमान मामले में अगर हम देखें तो हाई कोर्ट में कुछ न्यायाधीशों के जो स्थानांतरण हुए हैं उसको लेकर प्रमुख रूप से यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है और आलेख के माध्यम से ये कहा गया है कि ये जो स्थानांतरण है इसकी व्यवस्था बहुत सटीक नहीं दिख रही है और इसीलिए वर्तमान जो कॉलेजियम की प्रणाली है इसके ऊपर कुछ पुनर्विचार करने जैसी स्थिति बन रही है। इस कॉलेजियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य होते हैं। तो इनकी जो सिफारिश है उसका जो पूरा तंत्र है उसके ऊपर एक तरह से यहाँ पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। ध्यान रखें, कॉलेजियम व्यवस्था के ऊपर समय समय पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं और इसी कड़ी में इस आलेख के माध्यम से लेखक के द्वारा वर्तमान जो कॉलेजियम की व्यवस्था है उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए गए हैं। वर्तमान में जो स्थानांतरण के ऊपर चर्चा की गई है उसमें 2 प्रमुख स्थानांतरण हैं। अगर हम पहला यहाँ पर देखें तो वर्तमान में मद्रास उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी, उनको मेघालय उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी, इनको मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। अगर हम न्यायाधीश संजीव बनर्जी की बात करें तो 22 जून 2006 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए और पिछले 31 दिसंबर 2020 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए और उन्होंने 4 जनवरी 2021 से अपना पद ग्रहण किया। तो यानी आप कह सकते हैं कि इसी 4 जनवरी को वो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचे। अब उनका स्थानांतरण मेघालय उच्च न्यायालय में किया गया है। अगर हम बात करें कोलकाता उच्च न्यायालय की तो यहाँ पर अधिकतम न्यायाधीशों की जो स्वीकृत शक्ति है वो है 72। अगर हम मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो यही संख्या है 75। इसके विपरीत अगर हम मेघालय उच्च न्यायालय की बात करें तो इसे 2013 में स्थापित ही किया गया है और वर्तमान में वहां पर केवल 4 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है। यानी आलेख में यह कहा जा रहा है कि एक न्यायाधीश को जो इतने बड़े न्यायालय में एक तरह से कार्य को संचालित कर रहे थे उन्हें अगर एक छोटे न्यायालय में भेजा जा रहा है तो क्या इसे पनिशमेंट पोस्टिंग का एक आधार माना जाए। इसी रूप में यह कहा गया है कि दूसरा अगर हम यहाँ पर मामला देखें जहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी, जिन्हें पहले राजस्थान उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लाया गया था, अब उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। और ध्यान रखें कि मद्रास उच्च न्यायालय में ये वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे और इस आधार पर वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में मद्रास उच्च न्यायालय में कार्य करेंगे।
इस प्रकार स्थानांतरण की ये जो प्रक्रिया है दो न्यायाधीश के संदर्भ में, यहाँ पर आलेख में लेखक का ये मानना है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें पारदर्शिता की एक तरह से कमी दिखती है। अब अगर हम यहाँ पर प्रमुख रूप से इस आलेख के माध्यम से जिस पर चर्चा की जा रही है उस प्रणाली को देखते हैं, यानी कॉलेजियम प्रणाली। यहाँ पर हम देखें तो इस प्रणाली में मुख्य न्यायाधीश तो भारत के होते ही हैं, इसी के साथ साथ 4 सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो सदस्य होते हैं। आप ध्यान रखें कि संविधान में मूल रूप से यह कहा गया है कि जब हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ परामर्श की प्रक्रिया के आधार पर ये नियुक्तियां एक तरह से की जाती हैं। और वर्तमान जो कॉलेजियम प्रणाली है ये सुप्रीम कोर्ट के अपने 3 निर्णय के आधार पर स्थापित हुई है। अगर हम पहला निर्णय देखें 1981 में, तो जिसको फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ जो परामर्श की प्रक्रिया है वो सिफारिश के रूप में, वहां पर आम सहमति की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर 1981 का निर्णय ये कहता है कि जब हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो केंद्र सरकार यानी जो हमारी कार्यपालिका है उसकी स्थिति को एक तरह से प्रधानता दी गई, न कि न्यायपालिका की स्थिति को। तो ये जो मामला था ये कार्यपालिका की शक्ति को एक तरह से मजबूती दे रहा था, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो भी सलाह थी उसको आवश्यक वहां पर नहीं माना गया। 1981 के सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को आगे चलकर बदला और 1993 में, जिसको द्वितीय न्यायाधीशों का मामला भी कहा जाता है या सेकंड जजेस केस, तो यहाँ पर निर्णय ये कहा गया कि जब हम कॉलेजियम प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ पर जो परामर्श की सहमति है उसकी आवश्यकता है। यानी जो परामर्श लिया जा रहा है और जो सहमति एक तरह से दी जाएगी, चाहे मुख्य न्यायाधीश की बात करें और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी बात करें, तो वो सहमति वहां पर एक तरह से आवश्यक मानी गई है, जबकि 1981 में इस सहमति को आवश्यक नहीं माना गया था। इस निर्णय के माध्यम से कॉलेजियम की जो व्यवस्था है वो आप कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप में प्रारंभ हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो थे और साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश भी यहां पर एक तरह से शामिल थे। आगे चलकर अगर हम 1998 में थर्ड जजेस केस की बात करें तो वहां पर कॉलेजियम की व्यवस्था अंतिम रूप में एक तरह से वर्तमान जो प्रणाली है उसके रूप में स्थापित हुई और वहां पर 5 सदस्य इसको बनाया गया, जहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वो इसमें सदस्य के रूप में रहते हैं। तो ये 5 सदस्यों का जो कॉलेजियम है उसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें की जाती हैं। हम ध्यान रखें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 है तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 217। आप ध्यान रखें कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में हमारे संविधान में नहीं कहा गया है और कॉलेजियम व्यवस्था ये जो सुप्रीम कोर्ट के 3 निर्णय हैं 1981, 1993 और 1998 उसके आधार पर प्रमुख रूप से अस्तित्व में आया है। वर्तमान में कॉलेजियम की जो प्रणाली लागू है उसके संबंध में सुधार करने के लिए पहले प्रयास हो चुके हैं। अगर हम अंतिम रूप में देखें तो ये प्रयास 2014-15 में एक तरह से किया जाने का प्रयास हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। उसके संबंध में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो वर्तमान अगर हम कॉलेजियम प्रणाली की बात करें तो उसमें लाभ की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कॉलेजियम का जो निर्णय होता है वो गोपनीय रूप में रहता है, यानी किसी भी न्यायाधीश के स्थानांतरण के संबंध में या इसकी नियुक्ति के संबंध में कोई भी निर्णय है वो किस आधार पर लिया गया है ये प्रमुख रूप से कॉलेजियम ही निर्धारित करता है। इस प्रकार की गोपनीयता न्यायपालिका की स्थिति को एक मजबूती प्रदान करती है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉलेजियम प्रणाली में जो भी व्यक्ति एक तरह से हैं वो न्यायपालिका से संबंधित हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीशों या साथ में अन्य वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। इस आधार पर न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसको राजनीति से स्वतंत्र रखा गया है। तो ये एक दूसरा कह सकते हैं प्रमुख इसका लाभ है। तीसरा अगर हम लाभ देखें तो जो हम कार्यपालिका या कार्यकारी अंग की बात करते हैं तो उनको न्यायपालिका के संबंध में विशेष रूप से ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं होती है और अगर हम न्यायाधीशों की तुलना में देखें तो वो विशेषज्ञता उनके पास नहीं है जैसी न्यायाधीशों के पास है। इसी आधार पर माना जाता है कि कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो भी सिफारिश की जाती है वो सटीक होती है। अंतिम रूप में अगर हम देखें तो इस कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से योग्य व्यक्तियों को न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर एक तरह से प्रमुख रूप से पहुंचाया गया है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से पूरी न्यायपालिका की जो स्थिति है उसको स्वतंत्र और किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने की जो स्थिति है उसमें लगातार बनाकर रखा गया है। अगर हम दूसरा पक्ष देखें
कि अगर कॉलेजियम प्रणाली पर हमेशा विवाद होता है या इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं, इसी के साथ साथ इसमें सुधार करने के लिए पहले प्रयास भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे अगर हम पहली समस्या देखें तो वर्तमान में इस कॉलेजियम प्रणाली की जो पारदर्शिता है उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। यानी जो भी औपचारिक मानदंड हैं, कौन से ऐसे आधार हैं जिनको लेकर इस तरह के निर्णय होते हैं जब भी न्यायाधीशों के मामले में कॉलेजियम के द्वारा कोई सिफारिश की जाती है, इसके संबंध में कोई स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश या कोई मानदंड वो नहीं बनाया गया है। इस आधार पर पारदर्शिता की जो स्थिति है उसमें कमी अनुभव की जाती है। तीसरा माना यह जाता है कि अगर कॉलेजियम के द्वारा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में या उसके स्थानांतरण के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है तो उस न्यायाधीश का जहां पर उसको नियुक्ति दी जा रही है उस जगह के साथ हितों का कोई टकराव नहीं होता है। ऐसी स्थिति के बारे में कोई भी सुरक्षा की ऐसी गारंटी वहां पर नहीं है। यानी जो सिफारिश की जा रही है उसके आधार पर जो भी न्यायाधीश का स्थानांतरण या उसकी कहीं पर नियुक्ति की जा रही है तो उसमें हितों का टकराव जैसी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि अगर हितों का टकराव जैसी स्थिति होगी तो न्यायपालिका जो न्याय एक तरह से प्रदान कर रही है उसमें एक तरह से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है, इसको हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी एक विवाद की स्थिति यहाँ पर बनती है। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो अदालतों में कई मामले लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम देखें तो लंबित मामलों की एक लंबी लिस्ट है। ऐसी स्थिति में अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण के संबंध में जो सिफारिशें हैं वो न्यायपालिका स्वयं करती है तो वो उनके कार्य को बोझ को बढ़ाती है, और कार्य का बोझ अगर बढ़ता है तो वो उनकी कार्य करने की स्थितियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इस आधार पर भी माना जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो सिफारिशें हैं उस तंत्र को कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीशों के ऊपर एक तरह से नहीं डाला जाना चाहिए। अंतिम रूप में यह कहा जाता है कि जब भी हम भारत में देखें तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में एक चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है उसका पालन किया जाता है, लेकिन कॉलेजियम प्रणाली में माना जाता है कि इसका एक तरह से उल्लंघन होता है, क्योंकि न्यायपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में काफी अधिक शक्ति इस कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर नियंत्रण और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस की जो स्थिति है वो सही रूप में एक तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाती है। तो ये प्रमुख रूप से कुछ समस्याएं हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के लिए मानी जाती हैं। इन्हीं समस्याओं के आधार पर इस प्रणाली में सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो 2014-15 में अपनाई गई थी। तो 2015 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसके संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी, संविधान संशोधन किया गया और अंतिम रूप में इस आयोग के माध्यम से जो भी न्यायपालिका की नियुक्तियां हैं वो किए जाने का प्रयास किया गया। लेकिन 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजीएसी इसकी व्यवस्था को पूर्णतः खारिज कर दिया। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि एनजीएसी के द्वारा जो नियुक्ति की जाती तो उसमें सदस्य कौन कौन थे। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में थे, इसी के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अगले 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानून और न्याय मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता की एक समिति के द्वारा 2 चुने गए प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर सदस्य थे। तो इनके द्वारा मिलकर एक तरह से न्यायपालिका की जो नियुक्तियां हैं उनके संबंध में सिफारिशें की जाती। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से जो नियुक्ति है उस पर लगातार विवाद की स्थिति बनती रही है, यानी जो भी वर्तमान की प्रणाली है उसमें कुछ समस्याएं मानी जाती हैं। तो अगर इस तरह का कोई सुधार आगे किया जाता है तो यहाँ पर हमें सुधार के रूप में एक स्थायी संस्था का निर्माण करना पड़ेगा जो इस तरह की न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में अपनी सिफारिशें देकर उस प्रक्रिया को अंतिम रूप में निष्पादित करें। इस स्थायी संस्था को वैधानिक या संवैधानिक दर्जा भी देने की आवश्यकता है, जिससे इसकी जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति न बन पाए। क्योंकि आप ध्यान रखें, जब हम कॉलेजियम प्रणाली की बात करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जो निर्णय हैं उसके माध्यम से स्थापित हुई है। इसके संबंध में हमारे संविधान में किसी भी तरह का कोई विशेष वर्णन नहीं है। हम अपने अगले आलेख पर आते हैं, क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस। इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से चर्चा यह है कि ऑनलाइन की प्रक्रिया खासतौर पर अगर हम देखें तो भारत ही नहीं वैश्विक आधार पर प्रमुख रूप से हम देखें कोविड-19 के बाद बढ़ी है। खासतौर से अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, जैसे जैसे ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति बढ़ी है, बच्चों का प्रमुख रूप से ऑनलाइन जो तंत्र है उस पर जो समय बीत रहा है वो काफी लंबा है। इस आधार पर माना जा रहा है कि वो प्रमुख रूप से जो भी साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन आधार पर किसी भी तरह से डराना, धमकाना या किसी तरह से परेशान करना, उन प्रक्रियाओं में ज्यादा एक तरह से
फंस सकते हैं। तो इससे कैसे उनको सुरक्षित किया जाए, इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है कि हमें डिजिटल रूप में व्यवस्थाएं ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे साइबर बुलिंग या ऑनलाइन आधार पर डराने धमकाने इस तरह की जो स्थितियां हैं उनको एक तरह से रोका जा सके। स्कूलों में अगर हम देखें तो सामान्यतः किसी भी क्लास में 1 या 2 या उससे ज्यादा ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो अन्य बच्चों पर डरा धमकाकर अपना एक तरह से प्रभाव बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों का जो मानसिक स्थिति होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर अगर हम देखें तो यूनेस्को के द्वारा नवंबर का जो पहला गुरुवार होता है, यानी इस वर्ष अगर हम बात करें तो 4 नवंबर, तो 4 नवंबर को स्कूलों में हिंसा और धमकी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें साइबर धमकी भी शामिल है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग। ये जो दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि स्कूलों में जो हिंसा की स्थिति है उसको एक तरह से रोका जाए। उसी के साथ साथ साइबर रूप में जो भी धमकाने की प्रक्रियाएं बढ़ी हैं बच्चों के साथ में, उस पर भी ध्यान दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके कल्याण पर प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में जो उनके अधिकार हैं उनका हनन होता है। तो इस रूप में माना जाता है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा और साथ साथ साइबर रूप में ऑनलाइन आधार पर जो भी बुलिंग की घटनाएं होती हैं उन पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रमुख रूप से जो भी छात्र हैं, उसी के साथ साथ अभिभावक, स्कूल समुदाय के जो भी सदस्य हैं, शिक्षा अधिकारी और अन्य लोग जो तकनीकी रूप में ऑनलाइन प्रक्रियाओं में शामिल हैं, उनके बीच में एक तरह से सहयोग की आवश्यकता है। तभी हम ऑनलाइन हिंसा और साइबर धमकी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। जब हम ऑनलाइन हिंसा की बात करते हैं तो खास तौर से वीडियो गेम या अन्य माध्यम से बच्चों के पास हिंसा के जो अलग अलग भाग होते हैं वो पहुंचते हैं और इस तरह के कार्यक्रम जब ऑनलाइन माध्यम से देखते हैं तो हिंसा की जो प्रवृत्ति है वो बच्चों में बढ़ सकती है। इसी तरीके से जब हम साइबर धमकी की बात करते हैं, यानी फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें या अन्य जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर आपकी तस्वीर को गलत तरीके से दिखाना या आपकी तस्वीर को किसी गलत स्थिति में दिखाकर आपको एक तरह से डराना धमकाना, और बच्चों में अगर इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं तो मानसिक रूप से वो काफी इससे परेशान होते हैं और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसके बारे में बच्चों में खास तौर से जागरूकता, अन्य जो भी उनके साथ में जुड़े लोग हैं, चाहे अभिभावक हों, चाहे स्कूल से जुड़े हुए जो टीचर या अध्यापक है उनकी बात करें, इन सब के माध्यम से जागरूकता को तेजी से विस्तारित करने की आवश्यकता है। कोविड-19 के बाद अगर हम देखें तो भारत में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति में बढ़े हैं और इंटरनेट के साथ में उनका जो जुड़ाव है वो बढ़ा है। ऐसी स्थिति में साइबर बुलिंग की अगर हम बात करें तो वो उसके ज्यादा प्रभाव में आ सकते हैं, यानी ऑनलाइन आधार पर धमकी या अन्य तरीके से परेशान करने की जो स्थितियां हैं वो बच्चे के लिए बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। भारत में अगर हम 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की बात करें तो लगभग 71 मिलियन बच्चे हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के जो उपकरण हैं उनका उपयोग करके इंटरनेट की सुविधाएं एक तरह से लेते हैं और शिक्षा एक तरह से प्राप्त कर रहे हैं या अन्य रूप में वो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर हम देश में 500 मिलियन से अधिक जो सक्रिय इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं उनके आधार पर देखें तो ये जो 71 मिलियन बच्चे हैं ये लगभग 14% भाग बनाते हैं। इसी के साथ साथ हम ध्यान रखें कि भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाली जो जनसंख्या है उसमें जो सबसे बड़ी भाग है, लगभग 2/3, वो 12 से 29 वर्ष की आयु में है। यानी अगर हम 12 से 18 वर्ष की बात करें तो ये भी एक बड़ा वर्ग है जो भारत में इंटरनेट का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। इस आधार पर इन बच्चों को भी साइबर बुलिंग, ऑनलाइन आधार पर धमकी या अन्य प्रकार की जो परेशानियां हैं उसकी स्थितियां बनती हैं। अतः इस क्षेत्र में भारत में भी बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। यूनेस्को ने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 144 देशों के आंकड़े लिए गए। इस रिपोर्ट को यूनेस्को ने बिहाइंड द नंबर्स एंडिंग स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग के नाम से प्रकाशित किया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 3 में से लगभग 1 छात्र इस प्रकार से डराए धमकाए जाने की प्रक्रियाओं का शिकार होता है। यानी बुलिंग की बात करें या साइबर बुलिंग की घटनाएं जो अब बढ़ रही हैं उनका वो शिकार हो रहा है। तो ये प्रमाण एक तरह से हमारे पास हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि हमें बच्चों के ऑनलाइन स्थिति में जाने पर अगर वो उस पर ज़्यादा देर तक एक तरह से कार्य कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इस तरह की घटनाओं का शिकार ना हो। इसी के साथ साथ ऑनलाइन रूप में अगर बच्चे डराए धमकाए जाते हैं या किसी भी रूप में मानसिक रूप से वो प्रताड़ित किए जाते हैं, इससे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की जो स्थिति है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इसीलिए हमें साइबर बुलिंग की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण करने के प्रयास करने होंगे। बच्चों के साथ साइबर बुलिंग की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए प्रमुख रूप से जो भी छात्र हैं उनको अपने अभिभावक, स्कूलों में जो भी एक तरह से काम करने वाले लोग हैं जिनके माध्यम से वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसी के साथ साथ शिक्षा के अधिकारी, शिक्षा समुदाय के जो सदस्य हैं और जो भी सहयोग कर रहे हैं ऑनलाइन के पूरे तंत्र में, उन सभी को मिलकर काम करना होगा। और इसके लिए प्रमुख रूप से जो काम है वो निगरानी और जागरूकता फैलाने का है। खास तौर से जो बच्चे इस प्रक्रियाओं में एक तरह से प्रभावित हो चुके हैं उनकी काउंसलिंग करके उनको मानसिक रूप से मजबूत करना ये भविष्य के लिए आवश्यक है। अन्यथा इस तरह का जो प्रभाव होता है वो भविष्य में उनको प्रभावित कर सकता है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया उन बच्चों के लिए रखना जो इस तरह की घटनाओं के प्रभाव में पहले से आ चुके हैं, और भविष्य के लिए जो भी बच्चे हैं उनको किस तरह से बचाना है इसके लिए निगरानी करना, यानी जिस प्रकार के ऑनलाइन तंत्र पर वो कार्य कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन सामग्री वो देख रहे हैं, किसके संपर्क में हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कौन कौन लोग देख रहे हैं, कैसे उनके पास मैसेज आ रहे हैं, उनके बारे में एक निगरानी करने की आवश्यकता है। जब हम निगरानी की बात करते हैं तो ऑनलाइन रूप में बच्चा क्या सामग्री देख रहा है उसको एक तरह से, चाहे अभिभावक हो या स्कूल में जो भी तंत्र है जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो उसकी निगरानी करें। इसी के साथ साथ जो भी उनके मित्र हैं उनके माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त करें कि अगर वो इस तरह के कोई सामग्री को देख रहे हैं जो उनकी आयु में एक तरह से उतनी सही नहीं है या उनको नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकती है, या किसी भी तरह से वह साइबर धमकी या इसके रूप में प्रभावित हो रहे हैं, तो बच्चों के जो मित्र हैं और जो शिक्षक हैं उनको एक ऐसा माहौल अभिभावक के साथ मिलकर बनाना पड़ेगा कि बच्चे इस संबंध में अपनी जो शिकायतें हैं वो आगे पहुंचाएं। क्योंकि यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह के जो मामले हैं वो सही रूप में सामने कम आते हैं। तो इस तरह के मामलों के सामने आने की आवश्यकता है जिसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंडित किया जा सके। इसीलिए निगरानी की प्रक्रिया मजबूत रूप में होनी चाहिए। और सबसे मजबूत जो तथ्य है जो हम पहले भी प्रारंभ में देख चुके हैं कि जागरूकता के आधार पर इस तरह की प्रक्रियाओं को हम रोक सकते हैं। जागरूकता के आधार पर बच्चों को बताना कि किस तरह का ऑनलाइन सामग्री उनकी आयु में देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर उनसे संपर्क कर रहा है ऑनलाइन रूप में तो वो उनके लिए सही है या गलत है, इसके बारे में जो जानकारी है वो अगर बच्चों को दी जाएगी तो उनमें साइबर बुलिंग की जो घटनाएं हैं वो कम होंगी। तो जागरूकता और निगरानी ये दो प्रमुख तंत्र हैं जिसके आधार पर हम डिजिटल रूप में एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां पर बच्चे साइबर बुलिंग या साइबर रूप में डराने धमकाने या उनको मानसिक रूप से परेशान करने की जो प्रक्रियाएं हैं उनके शिकार कम से कम हो। आज के अपने तीसरे आर्टिकल को हम देखते हैं, स्ट्राइडिंग बैक इनटू द अफगान थिएटर। यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ आलेख है। प्रमुख रूप से अगस्त 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है, भारत तालिबान से अपने संबंधों को बढ़ाए, मजबूत करे या ना करे। अफगानिस्तान में जो हमारा मजबूत आधार था तालिबान के पहले, वो एक तरह से थोड़ा कमजोर हुआ है। तो उसको पुनः प्राप्ति कैसे किया जाए, उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, उसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। अफगानिस्तान में भारत की जो स्थिति वर्तमान में है, तालिबान को हमने समर्थन उतना नहीं दिया है, तो भारत अपनी अफगानिस्तान में स्थिति को एक तरह से मजबूत करने के लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी कारण से 10 नवंबर को भारत के द्वारा अफगानिस्तान पर तीसरा क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया। इस सुरक्षा संवाद में जिन महत्वपूर्ण देशों ने भाग लिया उनमें रूस, ईरान और मध्य एशिया के 5 प्रमुख देश हैं, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तो इन देशों की भागीदारी ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत का अफगानिस्तान में जो महत्व है वो इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इसी के साथ साथ इन देशों ने इस बैठक में भाग लेकर यह सिद्ध किया है कि भारत की अफगानिस्तान के संबंध में जो चिंताएं हैं वो वैध रूप में हैं, और इन चिंताओं को दूर करने के लिए भारत को कहीं ना कहीं जो प्रयास हैं वो लगातार करने चाहिए। इन देशों ने इस बैठक में भाग लेकर भारत के अफगानिस्तान में जो महत्व है उसको कहीं ना कहीं सिद्ध किया है। इस आधार पर भारत अफगानिस्तान में अपनी जो उपस्थिति है उसको मजबूत करने के लिए प्रयास को और ज्यादा बढ़ाएगा। ध्यान रखें, इस क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की बैठक में पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन आप ध्यान रखें कि पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में भारत की स्थिति को मजबूत नहीं चाहते हैं। इसी कारण से प्रमुख रूप से उन्होंने यहां पर भाग लेने से मना किया। इस बैठक के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान में जो तालिबान की स्थिति है उसको लेकर जो असमंजस की स्थिति है उससे बाहर निकलने का एक बड़ा प्रयास किया है, और उसमें उसे सफलता मिली है। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद जो स्थितियां भारत के विपक्ष में हो गई हैं उनको पक्ष में करने का ये एक सकारात्मक प्रयास है।
क्योंकि जिन देशों ने यहाँ पर भाग लिया है वो भारत के और तालिबान के बीच में जो बैठकें होंगी भविष्य में, उनके लिए एक आधार बन सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दिल्ली घोषणा की गई है उसमें अन्य देश जिन्होंने भाग लिया है उन्होंने भारत के पक्ष को मजबूती से यहाँ पर एक तरह से स्वीकार किया है। भारत तालिबान के साथ अपने संबंधों को लेकर अगर असमंजस में है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि तालिबान आतंकवाद को बड़े पैमाने पर समर्थन देता रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी उसकी मदद करता रहा है, और तालिबान का जो प्रयोग है वो भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिल्ली घोषणा जो की गई है उसमें भारत के साथ साथ जिन देशों ने भागीदारी की है उन्होंने अफगानिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकवाद या जो चरमपंथी हैं उन विचारधाराओं को फैलाने के लिए अफगानिस्तान का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये वक्तव्य तालिबान को स्पष्ट संकेत है कि दुनिया का कोई भी देश अफगानिस्तान का आतंकवाद या चरमपंथ के लिए उपयोग की मंजूरी नहीं देगा, जैसा भारत भी स्वीकार करता है। इसी के साथ साथ इन देशों ने घोषणा में कहा कि अफगानिस्तान में जो भी अफीम का उत्पादन है उस पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि इसका अवैध रूप से तस्करी कर वैश्विक स्तर पर जो व्यापार होता है वो अवैध धन के रूप में आतंकवाद में भी उपयोग किया जाता है। इसीलिए तालिबान को अफगानिस्तान में जो अफीम उत्पादन हो रहा है उस पर एक नियंत्रण बनाने की आवश्यकता है, जिससे अवैध व्यापार में इसका उपयोग न हो पाए। जो भी लैंगिक मुद्दे हैं या अल्पसंख्यक अधिकार हैं जिनका वैश्विक रूप में एक स्थापना है और अलग अलग देश उनको मान्यता देते हैं, तालिबान को भी एक तरह से इस प्रकार के जो लैंगिक मुद्दे हैं जैसे महिलाओं के अधिकारों की बात करें उन पर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके अधिकारों को भी संरक्षित करना होगा। तो इन दोनों पक्षों पर भी जो घोषणा की गई है दिल्ली में, इसके आधार पर तालिबान पर एक दबाव बनने की स्थिति बनती है। अफगानिस्तान में अलग अलग जनजातीय समूह एक तरह से प्रभाव डालते हैं और उन सभी जनजातीय समूहों को जब भी अफगानिस्तान में कोई सरकार बनती है तो वहां उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जैसे अगर हम प्रमुख जनजाति वहां पर समूहों की बात करें तो पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक, बलूच, उनको यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और अफगानिस्तान लोगों की जो इच्छा है उसके आधार पर उनके जो प्रतिनिधि हैं वो सरकारों में होने चाहिए। और प्रशासनिक और जो राजनीतिक संरचना है वो समाज के जो सभी वर्ग हैं उनकी भागीदारी से अगर बनेगी तो वो अफगानिस्तान में ज़्यादा स्थायी होगी। तो इस रूप में जो दिल्ली घोषणा में कहा गया है, अगर तालिबान इसका पालन करता है तो अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बन पाएगी जहां पर सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा और ये स्थायी रूप में काम कर पाएगा। और ऐसी स्थिति में भारत को अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को मजबूती से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में भारत की अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसको लेकर प्रमुख रूप से कुछ समस्याएं हैं और कुछ सकारात्मक पक्ष भी दिखते हैं। अगर हम समस्या देखें तो सभी देश अफगानिस्तान से अलग अलग संबंध के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसे रूस की हम बात करें, ईरान की बात करें या मध्य एशिया के जो देश हैं, तो हमें भी अफगानिस्तान के साथ अलग से बात करनी होगी। हम किसी देश के साथ में या समूह के रूप में अगर बात करेंगे तो वो हमारे लिए उतनी लाभकारी नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस तरह की संवाद को जरूर आयोजित कर रहे हैं, लेकिन भारत को तालिबान से बैठ के कर खास तौर से तालिबान का जो उदार पक्ष है उससे वार्ता करके अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। भारत अगर हम देखें तो तालिबान के सीधे संपर्क में नहीं है, जबकि रूस की हम बात करें, चाहे ईरान की, पाकिस्तान, चीन, ये तालिबान के साथ सीधे संपर्क में हैं और वहां पर अपने प्रतिनिधित्व को एक तरह से वो बनाकर रख रहे हैं, चाहे वो दूतावास के रूप में या अपने राजनयिक विशेष रूप में वहां पर नियुक्त करके। तो हमें इस तरह का जो सीधा संपर्क है वो अफगानिस्तान में जल्दी बनाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारी स्थिति अफगानिस्तान में मजबूत होगी। आप ध्यान रखें कि हमने अपने सामरिक हित को अभी उतना महत्व नहीं दिया है। अगर हमने दिया होता तो तालिबान की जो वर्तमान स्थिति है उसको स्वीकार करते हुए हमने उनसे बैठकें शुरू की होती, क्योंकि ध्यान रखें तालिबान अमेरिका के साथ में एक समझौते के बाद ही प्रमुख रूप से अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हुआ है। तो जब अमेरिका इस तरह का समझौता तालिबान से कर सकता है जिसे वो हमेशा आतंकवाद के लिए दोषी मानता है, तो हमें भी तालिबान का जो उदार पक्ष है उनके साथ बैठ के करके अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। तो हमें अपने सामरिक हितों को सर्वोच्च रखकर अपने जो प्रयास हैं बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम भारत अफगानिस्तान के संबंधों की बात करें तो तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी ऐसे कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं जिनके आधार पर भारत तालिबान के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है। जैसे वर्तमान तालिबान सरकार की अगर हम बात करें तो उनने हमेशा कहा है कि भारत क्षेत्रीय रूप में एक महत्वपूर्ण देश है और भारत के साथ में वो मजबूत राजनीतिक संबंध चाहते हैं। आप ध्यान रखें कि तालिबान अपनी सरकार को वैश्विक स्तर पर अगर मंजूरी दिलाना चाहता है तो उसके लिए भारत जैसे देश का समर्थन उनके लिए आवश्यक है। इस रूप में
तालिबान के ये जो बयान है वो भारत के लिए सकारात्मक रूप में है। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान के साथ में भारत का जो बाघा बॉर्डर है वहां उसका प्रयोग अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो व्यापार की स्थिति है उसके लिए अनुमति देने के लिए किया जाना चाहिए, और पाकिस्तान इसके लिए समर्थन देने की स्थिति में भी है। तो अगर ऐसा होगा तो हम अफगानिस्तान के साथ अपने व्यापार पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर से कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद खाद्य सुरक्षा को लेकर जो भी कार्यक्रम थे वो लगभग रुके हुए हैं। जैसे भारत के द्वारा गेहूं की एक जो बड़ी खेप है वो अफगानिस्तान में जानी थी, तो अगर इसकी मंजूरी मिलती है और तालिबान इसके लिए एक समर्थन की स्थिति में दिख रहा है कि वो ऐसी मंजूरी देगा, अगर ऐसा होता है तो हम अफगानिस्तान में अपना जो प्रभाव है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद चीन और पाकिस्तान की जो मजबूत स्थिति है उससे निपटने के लिए प्रमुख रूप से भारत को तालिबान का जो उदारवादी पक्ष है उसके साथ बैठकें और अपने प्रतिनिधित्व अफगानिस्तान में बढ़ाकर हम अपनी स्थिति को मजबूती दे सकते हैं। और भविष्य में इस तरह के जो प्रयास हैं अगर हम करेंगे तभी अफगानिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है वहां पर भारत के लिए सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। हम अपने अगले आलेख पर आते हैं और इस आलेख के माध्यम से प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि कोविड-19 से लड़ाई में प्रमुख रूप से वैक्सीन को हथियार माना गया और उसके प्रचार प्रसार को और लोग उसको आसानी से स्वीकार करें, इसके लिए भारत के अलग अलग जगह में जो भी तंत्र अपनाए गए, जो भी कार्य किए गए, उन प्रक्रियाओं को अगर हम अपनाएंगे तो भविष्य में किसी भी तरह की महामारी में स्वास्थ्य रूप में जो समस्या हमें दिखी है उनका मुकाबला करने में हम ज़्यादा सक्षम होंगे। भारत के अलग अलग भागों में कोविड-19 से वैक्सीन की जो प्रक्रिया उसको तेज करने के लिए प्रयास अगर हम देखें तो अप्रैल 2021 के बाद तेजी से बढ़ रहे थे, जब भारत में कोविड की दूसरी लहर अपना व्यापक प्रभाव बढ़ा रही थी। आप ध्यान रखें, अप्रैल मई 2021 में इंडिया कोविड SOS नाम से एक समूह बनाया गया जिसमें वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर, नीति निर्माता, सामुदायिक आयोजक और औद्योगिक भागीदार एक तरह से शामिल थे, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गैर लाभकारी स्वयंसेवी समूह है। तो ये जो इंडिया कोविड SOS है इसने प्रमुख रूप से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी सफल इस तरह के प्रयास हैं जहां पर वैक्सीन की प्रक्रियाएं तेजी से की गई उनके आधार पर केस स्टडी की है, और इसी केस स्टडी को भविष्य में भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देने के लिए अगर महामारी जैसी स्थिति जैसी कोविड-19 में थी, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो कैसे हमें काम करना है उसके लिए एक आधार देती हैं। यहाँ पर अगर हम पहला उदाहरण देखें तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के लिए है, जहां पर अगर हम देखें तो वैक्सीन को लेकर लोगों में काफी तरह की भ्रांतियां थी। तो वहां पर जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन एक तरह से जो दी जाती है उसके बारे में बताकर कि इसके लाभ क्या हैं, और जो भ्रांतियां थी उसे दूर करने के लिए जो लोग वैक्सीन देने के लिए वहां पर जा रहे थे उन्होंने स्वयं वैक्सीन लगाकर एक तरह से उन्हें दिखाया कि उसका प्रभाव क्या होता है या क्या नहीं है। क्योंकि वैक्सीन को लेकर इस तरह के भ्रम थे कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपको ये समस्याएं स्वास्थ्य की हो सकती हैं, तो उस तरह के भ्रम को यहाँ पर दूर किया गया। इसी के साथ साथ कुछ परंपरागत तकनीक का भी उपयोग किया गया, यानी जब भी कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाने के लिए झाबुआ जिले के अलग अलग केंद्रों पर जाता था तो हल्दी और चावल का एक मिश्रण करके उनको तिलक लगाया जाता था। तो ये स्थितियां लोगों को इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एक तरह से एक आधार देती हैं। महाराष्ट्र के अनेफल गांव में प्रमुख रूप से वैक्सीन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए वैक्सीन लेकर लोगों को दिखाया गया कि इसके नकारात्मक प्रभाव नहीं होते हैं। इस गांव में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए गांव के प्रधान, पुलिस का जो तंत्र था और जो भी प्रशासनिक ढांचा था उन्होंने मिलकर एक तरह से काम किया। गांव से जो वैक्सीनेशन केंद्र था उसकी दूरी ज्यादा थी, इसीलिए गांव में ही वैक्सीनेशन के कैंप लगाए गए। वहां पर जो अलग अलग धार्मिक उत्सव थे उन धार्मिक उत्सव के जो दिन थे वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। तो ये भी लोगों को इस तरह की प्रक्रिया में जोड़ने का काम कर रहा था। तमिलनाडु के नीलगिरी में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर वहां पर भी लोगों में काफी भ्रांतियां थी। उसको दूर करने के लिए वहां पर स्थानीय भाषा में अलग अलग गाने एक तरह से लिखकर लोगों को पहुंचाए गए, और वहां पर जो गांव के प्रधान या गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनके माध्यम से वहां की भाषा में लोगों को एक तरह से वैक्सीन की आवश्यकता क्या है या किस लिए आवश्यक है वैक्सीन लेना, ये उनको समझाया गया। इसके आधार पर नीलगिरी क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया उसको तेजी से आगे बढ़ाया गया। बिहार के पूर्वी चंपारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रारंभ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन वहां पर जो भी चुने हुए सदस्य थे, जो भी पुलिस प्रशासन के भाग थे, प्रशासनिक ढांचे में अन्य जो लोग थे, और साथ साथ अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो वहां पर धार्मिक व्यक्ति थे उनका वहां पर समर्थन लिया गया, जिसके आधार पर वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं बढ़ी।
इसका प्रभाव यह हुआ कि अक्टूबर 2021 आते आते लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लगभग 100% लग चुकी थी। इन चारों केस स्टडी के आधार पर हम देख सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो प्रयास हैं, अगर वो हम करेंगे तभी इस तरह के वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो मजबूती से आगे बढ़ सकती हैं। और इस एनजीओ के द्वारा जो प्रयास किए गए वो इस रूप में काफी महत्वपूर्ण थे। और हम ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की केस स्टडी हम करते हैं तो उसके आधार पर हमारे पास जो जानकारी और प्रमुख रूप से आगे काम करने की जो प्रेरणा है वो मिलती है। इसका उपयोग भविष्य में किसी भी तरह की जो स्वास्थ्य को लेकर समस्या अगर होगी तो उसको हल करने में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि भारत में घरेलू स्तर पर अलग अलग जो भी इस तरह के प्रयास हैं जो बहुत सफल रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन की प्रक्रियाओं को तेजी से भारत में विस्तारित किया है, तो इस तरह के प्रयासों की जो जानकारी है वो भारत में बड़े स्तर पर साझा की जानी चाहिए और लोगों तक प्रसारित की जानी चाहिए। इसी आधार पर हम भविष्य में स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे और इस तरह की जो महामारी है उससे निपटने के लिए भविष्य में हम तैयार रह सकते हैं। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलवादियों पर एक बड़ा हमला किया गया जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलवादी मारे गए। और ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में नक्सलवाद की जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर हल करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और जैसे जैसे इस तरह की प्रक्रियाएं बढ़ेंगी, जो सशस्त्र संघर्ष की स्थिति है नक्सलवाद की, वो लगातार कमजोर होगी। और इसके लिए प्रमुख रूप से गढ़चिरौली या आसपास के क्षेत्रों में जो विकास की स्थितियां बनी हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और जो भी नक्सलवाद को बढ़ाने वाले लोग हैं उनका जो समर्थन है वो घटता जा रहा है। ध्यान रखें, गढ़चिरौली का ये जो क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से जनजाति क्षेत्र है, तो यहाँ पर विकास की स्थितियां जैसे जैसे बढ़ी हैं वैसे वैसे नक्सलवाद कमजोर हुआ है। प्रमुख रूप से पड़ोसी छत्तीसगढ़ है, उस क्षेत्र से यहाँ पर कह सकते हैं नक्सलवाद बड़े पैमाने पर विस्तारित हुआ है। लेकिन इस घटना ने प्रमुख रूप से बताया है कि विकास की जो स्थितियां हैं और साथ साथ पुलिस कार्रवाई का अगर बड़ा भाग होता है तो नक्सलवाद जैसी स्थिति जिसमें सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक विद्रोह करने की स्थिति है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो सरकारें संचालित हो रही हैं और लोगों को लोकतांत्रिक जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनको छीनने का एक असफल प्रयास किया जा रहा है, उस दिशा में नक्सलवाद को समाप्त करने का सरकार का जो प्रयास है अलग अलग राज्यों में वो यहां पर एक बड़ी कामयाबी दिख रही है। यहां पर दोनों काम सरकारें साथ कर रही हैं और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम को जिससे नक्सलवाद का सफाया हो पाएगा उसमें हमें सफलता मिल रही है। पहला प्रयास कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास को बढ़ाकर उनका विश्वास एक तरह से प्रशासनिक स्थितियों में मजबूत करना। दूसरा, जो भी नक्सलवाद में लोग लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई करके उनको समाप्त करना। अपनी इसी चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला, विभिन्न आयोगों के सुझाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली में किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी है। इस संदर्भ में मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। 150 शब्द में 10 अंकों में यह प्रश्न आपको लिखना है। भूमिका में जो वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली है उसको आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में इस प्रणाली के जो विकास की प्रक्रिया है यानी फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस और थर्ड जजेस का जो निर्णय है उसको आपको बताना है। इसे परिवर्तित करने के प्रयास क्या थे, जो एनजेएसी की व्यवस्था थी। लाभ हानि की जो स्थिति है जो हमने चर्चा करी, इसके लाभ क्या है और हानि क्या है वो आपको एक तरह से प्रमुख रूप से बताना है। अंतिम रूप में निष्कर्ष में आप बता सकते हैं न्यायपालिका की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रणाली में सुधार या नवीन प्रणाली का विकास किया जा सकता है। और ये जब भी हम इस तरह के तंत्र की बात करते हैं कि इसको विकसित किया जाए तो इसका आधार संवैधानिक या वैधानिक किसी भी रूप में हो सकता है जो इसको एक स्थायी आधार देगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, साइबर बुलिंग की समस्या को खत्म करने के लिए भारत में नीति निर्माताओं से ठोस उपायों की आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय सुझाएं। 250 शब्द में 15 अंकों में आपको यह प्रश्न लिखना है। भूमिका में साइबर बुलिंग का वर्तमान प्रसार कोविड-19 के बाद तेजी से हुआ, इसके संबंध में आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में साइबर बुलिंग के जो बढ़ने के कारण है उनको आप बता सकते हैं, जैसे ऑनलाइन का शिक्षा का विस्तार होना, ऑनलाइन पर लोगों का ज्यादा एक तरह से समय देना, और आप आंकड़ा भी यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन पर जो एक तरह से लोग काम कर रहे हैं उनमें बच्चों की संख्या भी काफी बड़ी है, वो आंकड़ा भी आप प्रमुख रूप से दे सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि जब ऑनलाइन रूप से किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को डराया धमकाया जाता है या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो कैसे कैसे हो सकता है। सोशल मीडिया या अन्य प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करते हुए वो आप बता सकते हैं। अंत में आपको बताना है इसे रोकने के उपाय।
जिसमें हमने बात करी थी कि प्रमुख रूप से जागरूकता और निगरानी, ये दो तंत्र है जो हमें मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से प्रभावित व्यक्ति है यानी जो बच्चा, उसी के साथ साथ अभिभावक, शिक्षा के जो व्यक्ति हैं और शिक्षा तंत्र में जो काम करने वाले अधिकारी हैं और पुलिस तंत्र की भी अगर हम बात करें, उन सबके सहयोग के माध्यम से इस तरह की जागरूकता और जो निगरानी की स्थितियां हैं वो बढ़नी चाहिए। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि इसके उपचार में परिवार, शिक्षक तथा तकनीकी विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह हमारा 15 नवंबर 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।